जय हिंद फ्रेंड्स। 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसमें कंटिन्यू करते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक 2-3 दिन से हम लोगों का क्या चल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। कल हमने लास्ट एक्सरसाइज उसकी स्टार्ट किया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके बताया था, जहां पर हम ये सॉल्व कर रहे थे कि nth टर्म और nth टर्मों का योग करके, समेशन करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और जो कल बच गया था वो एक्सरसाइज आज खत्म करते हैं। एनसीईआरटी अपनी खोल लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया था हम लोगों का, एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है 5, अंतिम पद है 45, एल इज इक्वल टू 45 और सम क्या है 400। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब पहले n निकालना है एंड d निकालना है। फार्मूला लगा दीजिए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल। 400 n/2 5 प्लस 45 कितना आ गया, n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। 25 कैसे लिखे, 45 प्लस 5 50, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा तो कितना आया, 25 से कम 25, 25 छक्के 150, 16। तो ये पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16। अब फार्मूला लगा दीजिए, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एल कितना है 45, 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 डी, तो कितना निकला 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15, 5 8 40, 5 3 15, तो d इज इक्वल टू आया 8/3। ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं आई दिक्कत, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, सीधा सीधा फार्मूले का ही यूज करना था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, मतलब a इज इक्वल टू 17 और l इज इक्वल टू 350, यदि सारवंतर d है तो इसमें कितने पद हैं, मतलब n निकालना है और sn निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, sn निकाल लेते हैं। sn लेकिन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, अच्छा d आपको 9 पता है, d इज इक्वल टू 9, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, n। n क्यों निकाले, क्योंकि sn के लिए हमें n चाहिए, तो l इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो l कितना है 350, a है 17, n निकालना है और d है 9। तो 350 माइनस 17 कितना हो गया, 333 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। तो n-1 इज इक्वल टू 333/9। 3 त्रिका 9, 3 सते 21, तो n-1 इज इक्वल टू 37, तो n इज इक्वल टू 38। मतलब वहाँ पर पदों की संख्या कितनी है 38, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 a प्लस एल। 38/2, a कितना है 17 और l है 350, तो हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 का पहाड़ा आता होगा आपको, 19 सत्ते 133,
19 छक्का 114 और 13 127, 19 से 57 और 12 69। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा जहाँ तक है कि सही है। ठीक है। चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कर लेंगे या सॉल्व करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी है 7 और 22वां पद ए प्लस 21D। ये कितना है? 149। 22 पदों का योग निकालना है तो यहाँ से ए निकाल लीजिए। तो ए प्लस 21 इंटू डी, तो ए इज इक्वल टू क्या मिला? 2। 22 पदों का योग निकाल लीजिए। ए प्लस एल 20/2 11 और ए कितना है? 2। और 22वां पद कितना है? सबसे लास्ट पद 149। तो ये कितना हुआ? 11 इंटू 151। मल्टीप्लाई कीजिए। 11 कम 11, 11 पचे 55 और 1 56, 11 कम 11 और 5 16। ये आपका आंसर है। ठीक। अब इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया गया है। A2 क्या होता है? A प्लस डी, और वो वैल्यू क्या दी गई है? 14। फिर क्या दिया गया है? तीसरे पद A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। क्या दिया गया है? 18। दोनों इक्वेशन माइनस कर दीजिए। तो A से A कैंसिल, D माइनस 2D माइनस D, 14 माइनस 18 माइनस 4। तो D इज इक्वल टू क्या मिला? 4। D इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट में जाकर पुट कर दीजिए। तो A इज इक्वल टू क्या मिला? 10। A और D पता है तो हमें क्या निकालना है? 51 पदों का योग, मतलब S51 इज इक्वल टू 51/2 2A प्लस N -1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग S7 इज इक्वल टू कितना है? 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। अच्छा, Sn की वैल्यू। तो 7वें पद में क्या लिख देंगे? n/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक। तो 49 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 7, 2A N-1 डी हमें नहीं पता। 7 से इसको काट दीजिए, 7 7 49, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 इज इक्वल टू क्या मिला? 2 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक। n का मान कितना है? 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिएगा। तो आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D। 2 से भाग कर दीजिए तो 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। इक्वेशन फर्स्ट। 17 पदों का योग, तो S17 इज इक्वल टू 289 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 -1 इंटू डी। 17 से 1 कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 17 दूना 34। तो 34 इज इक्वल टू क्या मिला?
2a प्लस 16d, 2 से भाग कर दीजिए तो 17 इज इक्वल टू क्या मिला, a प्लस 8d। इक्वेशन 2, 1 और 2 आपको इक्वेशन मिल गई। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, a और a कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, फिर से करना पड़ेगा, वो कैंसिल हो गया। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू मिला था 7, और फिर क्या मिला था, a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, यही मिला था शायद। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10d इज इक्वल टू 34 माइनस 7, 4। ये था आपका 17 दूनी 34 और फिर 17 माइनस 10। तो d इज इक्वल टू मिल गया 1। अगर d 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। a और d पता चल गए, तो हमें n पदों का योग लिखना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या आया, हाफ n प्लस, ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। एस एन निकालने के लिए हमें जो जो टर्म चाहिए, n हमें दिया ही है कि n पदों का योग निकालना है, तो बचे a और d को हम इन दोनों की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। ठीक, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि a1 a2 अप टू an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। चलिए, अगर आपको nth टर्म पता है तो आपको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी बनाते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो पहला पद निकाल लीजिए। पहला पद क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखिए, 7। दूसरा पद निकालिए, 4 दूना 8 और 3 11। तीसरा पद निकालिए, 4 3 12 और 3 15। आप पाएंगे कि एक ऐसी सीरीज बनी है जिनके बीच का सारवंतर 4 है और वो 4 फिक्स है, बदल नहीं रहा। इसका मतलब कि ये पहला टर्म क्या बना रहा है, AP।
फिर क्या लिख रहा है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग निकाल लीजिए यहीं पर, 15/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान आपको क्या पता है, ए का मान है 7 और डी का मान क्या है 4। यहाँ पर रख करके निकाल लीजिए, 15/2 7 दूना 14 प्लस 14 इंटू 4, ये क्या हो गया 15, 7 प्लस 28 35 इंटू 15, 15 × 5 = 75, 15 × 45 और 7 52। ये आपका आंसर है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अब आपको सेकंड पार्ट इसी तरीके से करना है। ठीक, ए और डी निकाल लीजिएगा तो योग मिल जाएगा। और सीरीज देखने के लिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं, मैंने आपको बताया था कि उसका सर्वांतर देखना है, मतलब डी देखना है, कॉमन फैक्टर का, वो कॉमन डिफरेंस। अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो सीरीज क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए 11वें नंबर देखते हैं। 11वें नंबर में क्या कहता है, 11वें नंबर में ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn 4n-n² है, प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, n पदों का योग ये दिया है, चलिए देखते हैं। 4n-n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 4 - n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n से n कैंसिल। ठीक, तो बचा क्या, 8 - n इज इक्वल टू 8 - 2n, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर क्या बचा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 8 - 2n इज इक्वल टू 2a प्लस एन डी माइनस डी। तो क्या आया, 8 - 2n इज इक्वल टू 2a माइनस डी प्लस एन डी। कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर n का कोफिशियंट क्या है, -2, और यहाँ पर n का कोफिशियंट क्या है, d। तो d इज इक्वल टू क्या मिला, -2, और 2a माइनस डी क्या है, 8। तो 2a, d की वैल्यू रख दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3। a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमें क्या कह रहा है, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है 3। प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पद a और a प्लस डी। a कितना है 3 और a प्लस डी कितना है, 3 - 2 1। इनका योग निकाल लीजिए, कितना आएगा 4। a प्लस डी का योग क्या आएगा 4। फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद तो यही है ना 1। a प्लस डी क्या आया 1, तो लिख लीजिए a2 इज इक्वल टू है a प्लस डी, तो a2 की वैल्यू है 1, दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरे क्या हो जाएंगे, a प्लस 2d, d की वैल्यू क्या है -2, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा -1। 10वां पद क्या हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो a10 क्या हो जाएगा, a है 3 और d की वैल्यू है 2 -2, तो 3 - 18 -15। फिर क्या है, nवें पद ज्ञात कीजिए। तो an इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 3 और n का मान है, वो d का मान है -2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2n प्लस 2, मतलब 5 - 2n। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, सीधी सीधी हैं इक्वेशंस, आपको जो भी पता हो और
जो निकालना हो उनके बीच में रिलेशन बनाइए और देखिए कि क्या हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमें जो चीज़ें निकालनी है वहां तक हम पहुंच सकें। ठीक। 11th नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। 12th नंबर क्या कह रहा है? 12th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो 6 से विभाज्य 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मतलब n की वैल्यू हमें 40 गिवन है। ठीक। हमें Sn निकालना है। Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अब सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से विभाज्य है वो क्या होगा? 6। 6 से छोटी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 के बाद क्या आएगा? 12। 6 के पहाड़ा में जितनी भी आए टेबल में 6 12 18 24, ऐसे ऐसे करके ये संख्या इनकी कितनी होगी? 40। अभी ये कितनी संख्या लिखी है? 4। अब हमें n की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू पता चल गई 6। d हमेशा 6 होगा क्योंकि 6 से विभाज्य है। n की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू पता चल गई, तो s 40 क्या मिलेगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, कितना मिला? 20 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 20 12 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 54 और 6 3 18 और 5 23। ठीक। तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 2 4 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 2 छक 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4, ये आपका। ठीक। 13 नंबर बिल्कुल ऐसे ही है। 13 नंबर क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज क्या होते हैं? मल्टीप्लायर, जो 8 के मल्टीपल में हो, तो जो 8 के पहाड़े में हो वही आ जाएंगे। n की वैल्यू क्या दिया है? 15। a की वैल्यू क्या दिया है? 8। और d की वैल्यू क्या दिया है? 8। निकाल लीजिए। 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, जो भी है वो आपका आंसर है। सॉल्व आप कर लीजिएगा। 14th नंबर देख रहे हैं आप, चीजें तभी आसान है जब आपको फार्मूले पता हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको फार्मूले नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर आप वहां पर फंस जाएंगे। ठीक। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट में, डिफिनीशन में कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या कहां से शुरू हो जाएगी? 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। विषम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। 9 के बाद 11, अप टू कहाँ तक? 49। 50 तो आएगा नहीं। ठीक। तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, या चाहे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, n/2 a प्लस एल। ये लगाएंगे ज़्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि ये और ये हमें पता है। हमें क्या निकालना है? n। तो n निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो l कितना है? 49। a कितना है? 1। n हमें निकालना है, और d डिफरेंस कितना आ रहा? 2। तो 49 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 को उधर ले जाइए, 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2।
तो n-1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 25। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए 25/2 1 + 49, तो 25/2 इंटू 50, तो 25 इंटू 25 625, ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक, जीरो ना सम है ना ही विषम। ठीक, चलिए अब आगे क्या कह रहा है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक, पहले दिन के लिए कितना रुपए जुर्माना लग रहा है, 200 रुपए। दूसरे दिन के लिए कितना लग रहा है, 250 रुपए। तीसरे दिन के लिए 300। तो आपको एक सीरीज बनती दिख रही होगी। पहले दिन के लिए कितना है जुर्माना, 200। फिर कितना है, 250। फिर कितना है, 300। इसका मतलब कि ए है आपका 200 और डी है आपका 50। ठीक, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का डिले करता है, विलंब करता है। तो S30 निकाल लीजिए, 30/2 2a n-1 इंटू टी। ऐसा इस वजह से कि हमें कैसे पता कि जोड़ निकालना है कि इनर टर्म निकालना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले दिन जुर्माना 200, तो दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। तो 30 दिन का अगर विलंब होता है तो जुर्माना हर एक दिन का जोड़कर लगता है, केवल लास्ट दिन वाले पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता कि क्या करना है, एडिशन करना है, निकालना है टोटल। तो ये हो गया 15, 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू टी 50। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो आए वही आपका आंसर है। ठीक, बहुत सीधा सीधा है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़िएगा और फिर एक सीरीज बना करके इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। टोटल पुरस्कार कितने हैं, 7, और उनका पुरस्कार का सम कितना है। इसी 700 रुपए में सातों पुरस्कार दिए जाएंगे। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब अगर ये ए है तो अगला पुरस्कार इससे 20 रुपए ज़्यादा होगा, तो डी का मान कितना है, 20। तो अगला पुरस्कार A+20, फिर इससे अगला पुरस्कार A+40, 20-20 जोड़ते जाइए, ऐसे ऐसे करके दिया है। तो डी का मान कितना दिया है, 20 रुपीज़। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें सारे टर्म ज्ञात करने हैं। तो फिर क्या कीजिए, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को हमने क्यों लगाया, ताकि हमें a मिल जाए। ठीक, तो SN की वैल्यू कितनी है, 700। कितने पुरस्कार हैं, 7। पहला टर्म हमें नहीं पता और डी का मान है 20। 7 से कैंसिल हो जाएगा 100, 100 दूना 200। तो 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 दूना 12, 120। तो 2a बराबर 80, तो a बराबर 40। मतलब पुरस्कार की शुरुआत कितने हुई, 40। तो पहला पुरस्कार 40 रुपए का, दूसरा उसमें 20 ऐड कर दीजिए, 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140 और फिर 160। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन सब को ऐड करेंगे तो आपका 700 आना चाहिए। ठीक, 700 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत सही सोचा। फिर उसके बाद क्या किया, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अच्छा, प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, उदाहरण दे रहा है। कक्षा दो का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। तीन अनुभाग हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास फर्स्ट के तीन सेक्शन, सेकंड के भी तीन सेक्शन, थर्ड के भी तीन सेक्शन, इसी तरह क्लास ट्वेल्थ के भी तीन सेक्शन है। ठीक। तो तीन तो हमारे पूरे सीरीज में कॉमन है। ठीक। पहली कक्षा वाला एक पेड़ लगाया, दूसरा वाला दो, तीन, अप टू कहाँ तक गया, 12 तक। तो हमें क्या करना है, इसका सम कर लेना है। फिर जो आएगा उसको क्या कर लेंगे, तीन से गुणा कर देंगे। तो टोटल पेड़ कितने लगे, एस एन इज इक्वल टू, ये कितनी संख्याएं हैं, 12, 12/2, ए प्लस एल कर दीजिए, n/2, ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों किए, क्योंकि हमें ए भी पता है, एल भी पता है, और एन भी पता है। तो ये हो जाएगा 12/2, 1 + 12, कितना हो गया, 6, 13, 13×6 = 78। तो 78 पेड़ लगे होंगे। लेकिन ये कब लगते, जब एक कक्षा में, एक क्लास में आपके पास एक ही सेक्शन होता, लेकिन हमारे पास हर एक में कितने सेक्शन हैं, तीन। यहां पर लिखा है ना, प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। तो टोटल पेड़, कुल पेड़ कितने लगे, 78 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, और 2 = 23, 234 पेड़ लगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हर एक कक्षा के तीन सेक्शन हैं, तीन अनुभाग हैं, इसी वजह से तीन हमने कॉमन ले लिया। हमने इनका टोटल ले लिया, उसके बाद तीन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल हमने निकाला 78, और 78 को तीन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। चलिए 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है। अच्छा, ये आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लागत, कुल लंबाई कितनी है। अच्छा, देखिए ए को केंद्र मान करके एक हाफ सर्किल इन्होंने खींचा, तो ये हुई रेडियस 0.5। फिर जो आया उसको केंद्र मान करके एक दूसरा खींच दिया, यही किया ना। हाँ, इसको केंद्र मान करके एक दूसरा खींचा, फिर तीसरा, ऐसे। अब हमें स्पाइरल निकालना है। ठीक। टोटल लंबाई, चलिए पहली बात तो ये जानिए कि जो रेडियस लिखी गई हैं, त्रिज्या, वो किस में है, एपी में। क्यों, क्योंकि ए कितना है, 0.5, और डी कितना है, 0.5। हर एक में 0.5 जोड़ते जाएंगे, आगे के सर्कल मिलते जाएंगे। हमें देखिए, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, अर्धवृत्त मतलब पेरीफेरी ऑफ सेमी सर्किल, हिंदी में लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि।
टोटल वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, इसको आधे से डिवाइड कर दीजिए, अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी πr। तो एक अर्धवृत्त की परिधि क्या मिलेगी πr, और ऐसे ऐसे करके कितने अर्धवृत्त हैं 13। तो एस एन की वैल्यू क्या निकलिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, कितने अर्धवृत्त हैं 13, यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है 13। 2a की वैल्यू है 0.5 प्लस n-1, n का मान है 13, 13 इंटू डी 0.5। ठीक, तो 13/2 ये कितना निकला 1 प्लस 12 इंटू 0.5 6, ये निकला 7 इंटू 13/2। ये तो तब होता जब हमने केवल त्रिज्याओं का सम किया है, रेडियस का सम किया है, जबकि परिधि क्या होती है πr। तो पाई क्या था सभी में कॉमन, तो अब हम टोटल लेंथ को क्या करेंगे पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई इंटू एस एन। तो पाई इंटू 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 7 इंटू 13/2, 2 11 7 7, 11 इंटू 13 कितना आया 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13 एक 14, 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है, ये आपका आंसर है। फिर से समझ लेते हैं, ये त्रिज्या है, अगर सर्किल का रेडियस दिया हो तो उसका जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है πr। πr इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका, इसमें सब में पाई कॉमन है, पाई हमने बाहर ले लिया। जब पाई बाहर ले लिया तो पहले सारे r का सम निकाल लिए, जब सम निकाल लिए तो उसमें जो कॉमन टर्म था पाई, जैसे इसके पीछे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 3 कॉमन था हर एक सेक्शन में, तो फिर हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह जो आंसर है उसको क्या कर दीजिए पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट 19th नंबर। 19th नंबर क्या कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, मतलब एक एक घटता गया। ठीक, फिर ये कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब n की वैल्यू बताइए। मतलब ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, तो ऐसी कितनी लाइनें बनी हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रखे गए हैं, मतलब यहाँ का l का मान बताइए, सबसे लास्ट वाला टर्म। सबसे नीचे है 20, फिर उसके ऊपर 19, धीरे धीरे कम होते गए। टोटल कितने रखने हैं 200। तो हमें एस एन की वैल्यू दी गई है 200, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। चलिए 2a + n-1 d से ही करते हैं। एस एन की वैल्यू दी गई है 200, n हमें नहीं पता, a कितना है 20 प्लस n हमें नहीं पता, और d का वैल्यू क्या है -1। d क्या हो जाएगा 19 - 20, अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n + 1। तो ये क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n 39 माइनस n। ठीक,
उधर ले जाइए तो एन स्क्वायर माइनस 39n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो 400 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, प्लस 400। और अगर क्या करूं, अगर ऐड करूं तो कितना आ जाए, माइनस 39। ठीक, तो क्या 20 और 20 हो सकता है, नहीं हो सकता। सॉरी, ये 40 प्लस 1 41 होगा। कैसे जाने, ऐसे जाने कि जब मैं यहाँ पर इसका फैक्टर कर रहा हूँ तो ये 2 को 4 बार गुणा करता हूँ तो 16 आता है, और 16 और 25 क्या होता है, 41। और यहाँ पर क्या लिखा था, 39। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ गलती है। ठीक, तो इसका दो फैक्टर कौन कौन से मिले, एक तो मिला -25 और मिला -16। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एन कामन ले लीजिए, एन माइनस 25, यहाँ से 16 कामन ले लीजिए, एन माइनस 25। तो एन की दो वैल्यू मिली, एक 16 और एक 25। ठीक, अब कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो एल की वैल्यू निकालना है। तो एल की वैल्यू देख लेते हैं कि कौन से एन पर आती है। एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं 16 लेता हूं तो पहली पंक्ति में कितने रखे लट्ठे रखे हैं, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, -1। तो कितना मिला, 20 प्लस 15 इंटू -1। तो कितने लट्ठे रखे हैं, 5। ठीक, और अगर मैं 25 रखता हूं तो अगर मैं n की वैल्यू 25 लेता हूं, ये मानता हूं कि 25 पंक्ति ऐसी रखी हैं। अभी तक क्या माना था, 16 पंक्ति ऐसी रखी हैं, मतलब 16 पंक्तियों में ये लट्ठे रखे जाएंगे, 16 रोज में। अब 25 जरा लेकर के देखता हूं तो एल इज इक्वल टू क्या मिला, ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 20, 24, डी है -1, ये कितना मिला, -4। एल कभी भी -4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लट्ठों की संख्या गिनती में होगी, 1 2 3 4 5, कभी भी माइनस में नहीं होगी। इसका मतलब कि ये 25 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, 16। बात समझ में आ गई, इसका मतलब कि ऐसी 16 पंक्तियां लगेंगी और लास्ट पंक्ति में, लास्ट रो में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये एक बकेट रख लीजिए, ये फर्स्ट पोटैटो है यहाँ पर, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर।
अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। इसके बाद डिस्टेंस है 3 मीटर, फिर सेकंड पोटैटो है, फिर डिस्टेंस है 3 मीटर, फिर कितनी दूरी है, थर्ड, फिर इसी तरह कितने आलू रखे गए हैं, 10, 10 तक रखा गया है। चलिए, इसमें इन्होंने फिगर भी बना रखा है। क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, लेडीज है। निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर के दौड़कर बाल्टी में डालती है। अच्छा, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। चलिए, मान लेते हैं कि अभी प्रतियोगी यहाँ पर है, तो वो पहले इस आलू को उठाएगा, इस बकेट में डालेगा और वापस जाएगा। तो पहले आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय की, 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर वापस आया, 10। यही हुआ ना। ठीक। दूसरे को, इसको उठाने के लिए, इसको उठाने के लिए क्या करेगा, ये पूरा चलेगा, फिर वापस यहां तक आएगा। तो सेकंड वाले में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 5 और 3 8, और 8 और दूनी 16। यही होगा ना। ठीक। तीसरे वाले को, 3 3 6 6 5 11, 11 मीटर ये इधर चलेगा और उसके बाद वापस वहां पर आएगा। तो 5 + 3 + 3 × 2, 11 दूनी 22। और जब आप इसमें सीरीज देखेंगे तो 10 16 22 ऐसे चलता जाएगा। डिफरेंस कितना मिला, डी का मान 6, ए का मान 10। कितने ऐसे हैं, एल, सॉरी, एन के टर्म, n = 10। तो टोटल दूरी कितनी चली, n/2, 2a + n-1 × d। तो 10/2, 2 × 10 प्लस 10 - 1 9, और d की वैल्यू क्या है, 6। तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, और 9 छक 54, 54 और 20 74, 74 × 5, 5 चौके 20, 5 सते 35 और 2 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी सभी आलू को उठाकर डालने में। बात समझ में आ गई। तो कहीं कुछ ना समझ में आया, सबसे पहले एक से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से मत डरिए, ज्यादा से ज्यादा वो गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि हम सही राह पर चल रहे हैं या नहीं। ठीक। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पहले से। पहला अगर उठाकर हम डालेंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 जाने की 5 आने की 10। दूसरा टू करेंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 + 3 8, 8 जाने की और 8 आने की 16। तो ऐसे करके एक सीरीज बन गई। कितने आलू रखने हैं ऐसे, 10, 10 तक। तो n की वैल्यू 10, d की वैल्यू, a की वैल्यू। तो हमें टोटल दूरी निकालनी है, तो Sn का मान रख दिए, इस सीरीज को हम ऐड कर दिए। ठीक। चलिए, अब ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि ऑप्शनल है, करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक। तो देख लेते हैं फर्स्ट।
क्या कह रहा है, एपी का कौन सा पद पहला पद, कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, निगेटिव। तो एपी कौन सी है, 121, फिर 121 के बाद क्या है 173, फिर 113। तो मान लीजिए एनवा पद, ए की वैल्यू क्या है 121, और डी की वैल्यू, अगले पद से पिछले पद को घटाइए, -4। ठीक, तो ए एन की वैल्यू क्या निकलेगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक, ए की वैल्यू रखिए 121 प्लस एन माइनस वन इंटू -4। तो क्या मिला 121 -4n प्लस 4, ये कितना मिला 125 -4n। n की वो वैल्यू बताइए कि ये वाला टर्म निगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए। तो n की वो वैल्यू तब होगी जब ये वाला टर्म क्या हो जाए 125 से बड़ा हो जाए। तो 4n 125 से बड़ा कब होगा, जब n 125 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, 1 5, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 31.25। n कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, तो इसके अगला नंबर क्या हो जाएगा 32। जब हम n की वैल्यू 32 रख देंगे तो हमें निगेटिव मिलेगा, रख करके देखिए 125, 4 इंटू 32, 4 दूना 8, 4 3 12, -3 मिल गया। अगर हम इससे छोटा रखते हैं, सपोज n की वैल्यू 31 रखते हैं, तो क्या मिलेगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124 ही मिलेगा। और 124 यहाँ पर रख देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पहला n की वो वैल्यू जो पहला नेगेटिव टर्म देगी वो क्या होगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में जो 32वां पद है, 32वां टर्म है, वो क्या होगा निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, सिर्फ सिंपल सा फार्मूला है और थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। सेकंड नंबर क्या कहता है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, मतलब A3 प्लस A7 कितना है 6, और उनका गुणनफल A3 इंटू A7 कितना है 8। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, S16 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें एपी पता चल जाए, उसके बाद फिर हम उसके पदों का योग निकाल लेंगे, टर्म्स का समेसन जो है वो निकाल लेंगे। तो A3 की वैल्यू क्या होती है, nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, तो A3 हो जाएगा a प्लस 2d, और A7 हो जाएगा a प्लस 6d, वो है 6। ऐड कीजिए 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, इसका मतलब a प्लस 4d कितना है 3, इक्वेशन फर्स्ट। A3 इंटू A7 कीजिए, मतलब a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट से a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4d, और वो यहां पर पुट कर देते हैं सेकंड में। तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d, ये हो जाएगा 3 माइनस 2d, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2d। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर लिए, फिर क्या करेंगे,
9 माइनस 4d² इज इक्वल टू 8। तो ये क्या मिला? 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d²। तो 1 इज इक्वल टू 4d²। तो d² इज इक्वल टू 1/4। तो d इज इक्वल टू √1/4। तो 1/2। 1/2 प्लस माइनस के साथ, मतलब +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। अब ये वाली वैल्यू d की यहां पर पुट कर दीजिए। d की वैल्यू जब वहां पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? सपोज मैं मानता हूं d इज इक्वल टू +½ तो यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3 मिल गया, d इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। जब a और d पता चल गए तो S16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 पदों का योग 16/2 2a प्लस 16 - 1 इंटू डी। तो 8 2a 3 सॉरी a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। 15 इंटू डी। डी कितना है? हाफ। तो ये कितना मिल गया? 8 2 प्लस 15/2। ये कितना हुआ? 8 19/2। तो आपका आंसर कितना है? 76। ये कब है? जब हमने d की वैल्यू क्या मानी? +½ सिमिलरली आप रिपीट कीजिए जब d की वैल्यू क्या है? -½ तो मान लीजिए लेट d की वैल्यू है -½ d की वैल्यू -½ है तो a प्लस 4 -½ इज इक्वल टू 3। तो a -2 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या मिली? 5। अब a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -½ तो S16 16 पदों का योग क्या मिलेगा? 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 15 और d की वैल्यू है -½ तो कितना मिला? 8 10 - 15/2 कितना मिला? 8 5/2 तो क्या मिलेगा? 20। तो दो सीरीज पॉसिबल है जिसमें से 16 पदों का योग एक बार तो 70 समथिंग आ रहा था और दूसरा 20 आ रहा था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कहता है? कितने क्वेश्चंस हैं? चलिए पांच तीसरा है, 5 तक है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक टर्म से दूसरे टर्म की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो डी हमें पहले से पता है 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा? डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। पहला टर्म है 45 सेंटीमीटर, ठीक। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, एल की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक। यदि ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी फर्स्ट और यहां तक के बीच की दूरी कितनी है? वो है 2.5 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। तो सीढ़ी है, डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? तो पहले ये मान लेते हैं कि डंडों की संख्या कितनी है। पहले से लास्ट तक के बीच की दूरी कितनी है? 2.5। 2.5 मीटर का क्या मतलब है? ये जो यहां से लेकर के यहां तक का सम है वो कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का ये मतलब हुआ 2 दूना 4 1 5 5/2 इंटू 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हमने हमें इसकी लंबाई 100 मतलब सेंटीमीटर में मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर, ठीक।
अब 250 सेंटीमीटर में कितने डंडे आएंगे ये हमें निकालने हैं। तो डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो 250 डिवाइडेड बाई गैप कितना है एक से दूसरे के बीच में? 25। तो कितना हो गया? 10। ये तो यहां से यहां तक का आया। जो सीढ़ी का सबसे लास्ट वाला डंडा है वो भी काउंट होगा। अभी हमने इसको काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही चढ़ेंगे तो पहला डंडा भी काउंट होगा। तो इसका मतलब डंडों की संख्या इसमें +1 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये 11 और कुछ नहीं है, वो है एन आपका। एन पता है, डी पता है, ए पता है और एल पता है। हमें क्या निकालना है? एस एन। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस। तो कितना मिला? 11/2। ए कितना है? 45। और एल कितना है? 25। तो कितना हो जाएगा? 45 और 25 70। 70/2 35। तो एस एन का मान हो जाएगा 35 × 11। कितना हुआ? 11×5 = 55 और 11×3 = 33 और 33 और 5 = 38। 385 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। इतनी लकड़ी हमें चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। अच्छा, क्रमागत का मतलब समझ रहे हैं कि क्रम से, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, ऐसा कुछ। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। एक से लेकर के 49 तक कोई मकान बीच में पड़ रहा है, इसके पहले के जो योग हैं और इसके बाद के जो योग हैं वो क्या है? बराबर है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है कि ये बीच में कौन सा मकान है। क्या करेंगे? मान लीजिए ये क्या है? x। x ही इन्होंने दिया है। ठीक, अब क्या कर रहा है, क्या करना है कि इसके पहले के मकानों का योग SX-1 इज इक्वल टू टोटल यहां से 49 तक का हम सम कर लें। और टोटल में जब करेंगे तो ये x भी काउंट हो जाएगा, तो इसमें x को घटा देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x-1 डिवाइडेड बाई 2, 2a। a हमें यहां पर पता है 1 प्लस n-1। n का मतलब x-1 ये है n इंटू डी। डी क्या है? एक एक के बीच में आ रहा है, क्रमागत रूप से लिखा गया है, तो फिर डी की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू S49। S49 कितना हो जाएगा? एक से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग 1/2 49 हाफ n+1। 49/2 2 × 1 प्लस 49 - 1 इंटू डी माइनस SX x/2 2x
प्लस x माइनस 1 इंटू D1। ये बात समझ में आई, ये इक्वेशन? अगर कोई दिक्कत हो बताइए। इससे पहले के पदों का योग हमने जोड़ लिया, टोटल जोड़ लिया, टोटल में से इधर का घटा दिया एस एक्स इधर के, तो फिर हमें ये इक्वेशन होल्ड करेगी। टोटल में से हम इसको घटा देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? एस एक्स माइनस 1 का। ठीक, अब क्या कीजिए, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 49/2 और ये हो जाएगा 50 माइनस x/2, ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आया? x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25। ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 25। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल दीजिए। ठीक, तो अगर मैं इसका वो करूं फैक्टर, तो 49 इंटू 25 का फैक्टर क्या आएगा? 7 इंटू 7, 5 इंटू 5 और इंटू 2। तो हमें इसको क्या करना है? एक ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो ये आए और सम करें तो -1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा फैक्टर होगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाँ, 5 पचा 25 दूना 50, 50 इंटू 49 करेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49x माइनस 49 इंटू 25। 2x कामन ले लीजिए तो x माइनस 50 प्लस 49 कामन ले लीजिए तो x माइनस 25। तो x की वैल्यू क्या आई? -49/2 और दूसरी क्या आई? 25। ये तो रॉन्ग नंबर है, क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग कहाँ से है? 1 से लेकर के 49 तक, तो ये निगेटिव है, खत्म। तो x का मान क्या आएगा? 25। मतलब जो 25वां मकान होगा उससे पहले के मकानों का योग और इसके इधर के मकानों का योग, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक फुटबॉल मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, कोई बात नहीं। वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। अच्छा, मतलब 1/4 मीटर ये ऊंची है, ऐसे हैं सीढ़ियाँ। तो 1/4 मीटर की हाइट है और ये जो फैलाव है उनका, जिस पर हम पैर रखकर चढ़ेंगे, वो है 1/2 मीटर का। ठीक, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन निकालिए। अच्छा, आयतन होता क्या है? आयतन मतलब वॉल्यूम।
वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, और एरिया कितना होता है? लंबाई, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर ऊंचाई। ठीक, तो पहले एक सीढ़ी को बनाने में कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो लंबाई हो गई 50 मीटर, तो यहां पर लिख लीजिए एक सीढ़ी को बनाने में लगा आयतन, इसका? कंक्रीट का। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक वन स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 1/2 और ऊंचाई 1/4, तो ये कितना हो गया? 25/4 मीटर क्यूब। ठीक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 15। ठीक, टोटल सीढ़ियां हमारे पास 15। अब देखिए, एक को लगे बनाने में लगे 25/4, इसको बनाने में लगे 25/4, पहले वाले को। जो हम दूसरे वाले को बनाएंगे तो इसको भी बनाने में 25/4 तो लगेंगे, लेकिन हमारा ये वाला वॉल्यूम और बढ़ जाएगा एक। फिर तीसरे वाले को बनाने में क्या करेंगे? ये तो है ही है, फिर ये और फिर ये। ठीक, तो अगर 25/4 एक को बनाने में लगे तो दूसरे को बनाने में भी कितने लगेंगे? 25/4 प्लस 25/4, 2 बार। फिर तीसरे को बनाने में कितने लगेंगे? 25/4 प्लस 25/4 प्लस 25/4। ऐसे ही करके कितनी बार बनाना है? 15 बार। क्यों? क्योंकि टोटल सीढ़ियां कितनी हैं? 15। एक सीढ़ी को बनाने में इतना लगा, तो दो सीढ़ी को, दूसरी सीढ़ी को बनाने में भी इतना लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 25/4 है, हमें नीचे से बनाना है ना, चबूतरा बनाना है पूरा, तो ये 2 बार सम हो जाएगा। यहां से क्या कीजिए, 25/4, 25/4 कॉमन लेंगे? नहीं, कॉमन मत लीजिए। कहने का ये मतलब है कि ये हो गया ए और डी हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो डी हो गया 25/4 और एन हो गया 15। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना निकला? पूरा सम करेंगे तो 15/2, 15 सीढ़ियां हैं, 2a 25/4 प्लस 15 - 1 इंटू डी, कितना निकला? 15/2, 25/4 कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा? 16, और 8 दूना 16, तो हो जाएगा 15/25 इंटू 2, ये हो जाएगा 30 × 25, मतलब 25 क्या 75, 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा इस पूरे चबूतरे को बनाने में। बात समझ में आ गई? तो आज हमारा ये एक्सरसाइज आज खत्म होती है। ठीक है, अब आप अभ्यास कीजिएगा
हम लगभग मैथ के आधा सेक्शन को कवर कर चुके हैं, 5 चैप्टर को 5th चैप्टर तक खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास चैप्टर है, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो है शायद ट्रायंगल। तो अभी हम ट्रायंगल को स्टार्ट ना करके उसके अगला स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे लास्ट में हम लोग ट्रायंगल और सर्किल वाले पोर्शन पर आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, ये लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपका बेस मजबूत है तो शॉर्टकट चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी और याद होती जाएंगी। अगर आप शुरू से ही शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए, आप मेहनत करने से घबरा गए कि हम पेन कलम कापी क्यों चलाएं, क्यों कॉपी गंदा करें, अगर साफ स्वच्छ पेज हैं तो साफ ही रहने दें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बार बार अभ्यास कीजिएगा, ठीक। कबीर दास को याद करते हुए कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात ते दिल पर परत निशान। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। जब अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बार बार पढ़िएगा। कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि एन टर्म निकालना है कि एन टर्मों का योग निकालना है, सम निकालना है। तो अभ्यास से चीज़ें आएंगी कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिमिटेड फार्मूले हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार सीख गए तो पूरी ज़िंदगी ये याद रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।